हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 1। एक आलीशान महल जैसा घर जगमगाती लाइटों से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। महल के बाहर गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत मंडप लगा हुआ है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। चारों तरफ शांति पसरी हुई है, सिर्फ पंडित जी के ही मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दे रही है। दूल्हा जहां मंडप पर अपने होठों पर मुस्कान लिए बैठा हुआ है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कितनी बड़ी मनोकामना पूरी हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के चेहरे पर ना ही खुशी है और ना ही दुख है। वह बिल्कुल शांत बैठी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस शादी की रस्मों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जैसे इस शादी में उसकी मन का कुछ ना हो। वह तो इन सब से दूर दूसरी ही दुनिया में खोई हुई है। कुछ देर मंत्र बोलने के बाद पंडित जी दूल्हे से कहते हैं, जजमान दुल्हन को वरमाला पहनाइए। पंडित जी के बोलते ही दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाता है। दूल्हे की वरमाला पहनाते ही पंडित जी दुल्हन से दूल्हे को वरमाला पहना के लिए कहते हैं, लेकिन दुल्हन ने तो जैसे पंडित जी की बात सुनी ही ना हो। दुल्हन के ऐसे चुपचाप बैठे रहने से पंडित जी फिर से दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब भी दुल्हन वैसे ही बैठी रही। तभी करीब 60 साल की औरत जो दूल्हे की दादी थी, वह आगे बढ़कर दुल्हन के पास थोड़ी झुकती है और दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा पंडित जी आपसे वरमाला पहनाने को बोल रहे हैं। दूल्हे की दादी की बात सुनकर दुल्हन को होश आता है। वह अपना सिर उठाकर पहले दूल्हे की दादी को देखती है, फिर चारों तरफ देखती है। तभी फिर से पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को वरमाला पहनाइए। पंडित जी की बात सुनकर दुल्हन झुकी नजरों से दूल्हे को वरमाला पहनाती है। दुल्हन की वरमाला पहनाते ही दूल्हे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो किसी की नजरों से छुपी नहीं रही थी। वहीं दूल्हे की दादी भी अपनी जगह आकर बैठ जाती है। उसके सामने खड़े दूल्हे के माता पिता अपने बेटे को खुश देख रहे थे और उसे इस तरह खुश देखकर उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था। दूल्हे की माँ अब उस समय को याद करने लगी जब वह लोग पहले दूल्हे की शादी के लिए बात किया करते थे, तो वह किसी तरह से चिढ़ जाया करता था। लेकिन इस शादी के लिए जब उसकी दादी ने दुल्हन की फोटो दिखाई, तो उसने फोटो देखते ही तुरंत हाँ कर दिया था। ये देखकर तो सभी हैरान रह गए थे, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल आ रहा था कि इतने सालों से शादी के नाम से भागने वाला अचानक शादी के लिए कैसे तैयार हो सकता है। सभी के मन में यही सवाल था। तभी दूल्हे की माँ उस फोटो को लेकर देखने लगती है। उस फोटो में जो लड़की थी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल मासूम। लेकिन अब जब दादी ने कहा शादी कल ही करनी है, तो सब बिल्कुल हैरानी से उसे देखने लगे। दादी ने सभी को इस तरह से देखते हुए देखा, तो उन्होंने सबको जल्दी शादी करने की वजह बताई। वजह सुनकर सब शांत हो गए। दूल्हे की माँ जो फोटो देखकर खुश हो गई थी, दादी की बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सब शादी की रस्मों को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि तभी 4-5 गाड़ियां शादी के बाद बाधा डालने के मकसद से बाहर से आती हैं। लग तो यही रहा था कि वह शादी में बाधा डालने के लिए ही हो, और हुआ भी वही। गाड़ियों से निकलकर उन लोगों ने बंदूक से हमला करवाना शुरू कर दिया। अचानक हमले की वजह से कोई कुछ समझ नहीं पाता। वैसे तो वहां दूल्हे के साइड से भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, लेकिन अचानक इस तरह हमले की किसी को खबर नहीं थी। गोलियों की आवाज से वहां बैठे सभी लोग अपनी जगह से उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने की वजह से कुछ लोग जख्मी भी होने लगते हैं। दोनों साइड से बिल्कुल बॉर्डर्स में हमले जैसा हमला हो रहा था। सारे पार से आए बॉडीगार्ड बहुत ही फुर्ती से दूल्हे के बॉडीगार्ड पर हावी हो रहे थे। तभी बाहर से आए लोगों में से एक आदमी मंडप की तरफ बढ़ने लगता है। सारे बॉडीगार्ड उसे कवर करने लगते हैं। ये देखकर समझ आ रहा था कि ये इनका बोस है। वह मंडप पर पहुंचता है, जहां पर दूल्हा दुल्हन के हाथ को पकड़ा हुआ था। वहीं दुल्हन एकदम शांति से बैठी हुई थी, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। वह आदमी अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, तो एक बॉडीगार्ड बढ़कर दूल्हे को दुल्हन से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन दूल्हा उसे जोर से धक्का देता है। तो बॉडीगार्ड 2 कदम पीछे हो जाता है। फिर से वो बॉडीगार्ड आगे बढ़कर दूल्हे को पकड़ लेता है। दूल्हे को दुल्हन से अलग करने पर जैसे दुल्हन अपने होश में आती है और वह सामने खड़े आदमी को देखती है। जैसे ही दुल्हन सामने वाले इंसान को देखती है, तो वो नफरत के भाव उसकी आंखों में साफ दिखने लगते हैं। दूल्हा उन बॉडीगार्ड को छुड़ने के हर मुमकिन कोशिश किए जा रहा था। वहीं दूल्हे के परिवार के हर एक सदस्य को उन सारे बॉडीगार्ड्स ने घेर कर रखा हुआ था, ताकि कोई बीच में ना आ सके। वहीं वह आदमी दूल्हे को एक नजर घूरकर दुल्हन की तरफ बढ़ने लगता है। उस आदमी ने अपने सामने अपने एक ही आने पर भी दुल्हन एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वह वैसे की वैसे ही खड़ी होकर उस आदमी को घिन भरी नजरों से देखती रही। उस आदमी को दुल्हन की तरफ बढ़ता देखकर दूल्हा अपनी पूरी ताकत लगाकर उन बॉडीगार्ड से खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ता है। वह बढ़कर उस आदमी के सीने पर जोर से लात मारता है, जिससे वह आदमी 2 कदम पीछे हो जाता है। वह आदमी दूल्हे के लात मारने की वजह से दूल्हे को अपने गुस्से से लाल आंखों से घूरने लगता है। दूल्हे को पकड़े हुए बॉडीगार्ड की तो हालत ही खराब हो जाती है। एक बॉडीगार्ड उस आदमी के पास जाकर घबराते हुए पूछता है, बॉस आर यू फाइन? बॉडीगार्ड के ऐसे कन्वर्सेशन दिखाने से उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उस बॉडीगार्ड को घूरकर अचानक से उसे बहुत जोर से लात मार देता है और अपनी गन निकालकर सीधा दूल्हे के सर पर शूट कर देता है। शूट होते ही दूल्हा धड़ाम से वहीं गिर जाता है। दूल्हे के गिरते ही उस गार्डन में एक चीख गूंज उठती है, अर्जुन! आखिर क्यों कर रही थी दुल्हन बिना मर्जी की शादी? क्या थी उसकी मर्जी, मजबूरी? क्या अर्जुन की जान बच पाएगी? कौन था वो आदमी जिस अर्जुन को गोली मारी? ये हम आगे आने वाले पार्ट्स में धीरे धीरे आपको बताएंगे, लेकिन आप उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। वह आवाज दूल्हे यानी कि अर्जुन सिंघानिया की माँ विशाखा सिंघानिया की थी। विशाखा सिंघानिया उन बॉडीगार्ड से रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए विनती करती है, लेकिन उन बॉडीगार्ड्स में जैसे कोई रहम ही ना थी। दुल्हन काव्या त्रिवेदी की तो आंखों से
अंधेरा छाने लगा था। वह इस तरह से अपने सामने खून देखकर बुरी तरह से डर जाती है। काव्या के पास उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। वह अकेली बेसुध सी खड़ी थी। अर्जुन बिल्कुल बेजान सा लेटा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वह कुछ ही वक्त में इस दुनिया से बहुत दूर जाने का कगार पर हो। गार्डन में विशाखा जी की चीख, दूल्हे के पिता पृथ्वीराज सिंघानिया का उन्हें संभालना और दादी अरुणा देवी सिंघानिया का अपने पोते को इस तरह बेसुध देखकर टूट जाना, यही दिखने को मिल रहा था। मेहमान तो जैसे वहां से बिल्कुल गायब ही हो गए थे। सारे मेहमान गार्डन में तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन कोई टेबल के नीचे तो कोई कोने पर छुपे बैठे थे। बाहर जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, क्योंकि सिंघानिया निवास के बाहर जाना मतलब सिंघानिया परिवार से दुश्मनी मोल लेना, और जो सिंघानिया परिवार से दुश्मनी मोल ले उसके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही होना है। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आकर उस आदमी के बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। उसके पीछे एक लड़का, जिसकी उम्र अर्जुन से थोड़ी कम उम्र की लग रही थी, वह गुस्से में आगे बढ़ते हुए सीधे उस लीडर को बुरी तरह से मारने लगता है। पलक झपकते ही बाजी पलट गई थी। अब उस आदमी के साथ साथ उसके लाए हुए बॉडीगार्ड सिंघानिया की कैद में हो गए थे। विशाखा जी दौड़कर अर्जुन के पास जाकर बैठ जाती है और उसका सिर अपनी गोद में रखकर रोती हुई कहती है, अर्जुन, अर्जुन मेरा बच्चा, प्लीज अपनी आंखें खोलिए, देखिए अपनी माँ को, माँ आ गई है, आपको कुछ नहीं होने देंगे। वही अर्जुन कहाँ सुनने वाला था। वह तो बिल्कुल इस दुनिया को अलविदा कहने के कगार पर था। उसके सर से अभी भी बहुत खून निकल रहा था। विशाखा वहीं अपने अर्जुन के पास रोते हुए लगते हुए अपनी होश ही खो बैठती है और अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उन्हें ऐसे देखकर सब उनके पास आते हैं। अब तक वहां पर पूरे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और डॉक्टर की फौज इकट्ठा हो चुकी थी। एक डॉक्टर आगे बढ़कर अर्जुन को चेक करने लगते हैं। अचानक से वो चिल्लाते हैं, हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, कम फास्ट उठाओ इसे। डॉक्टर ने इतना बोलते ही बोर्ड बॉय वहां से अर्जुन को एम्बुलेंस में ले जाते हैं। विशाखा जी को उसके कमरे में पृथ्वीराज जी लेकर चले जाते हैं। उस आदमी को भी वहां से अच्छी खासी खातिरदारी के लिए ले जाया जाता है। अब तक वह मंडप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। अरुणा देवी अपनी नजरें हर तरफ घुमाती है। उन्हें ये सब देखकर अपने दिल में जैसे कुछ टूटता हुआ लगता है। अरुणा देवी ये सब देखती ही रही थी कि अचानक उसका फोन कॉल बजता है। वह अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कॉल रिसीव करती है और जवाब देती है, हेलो। उधर से एक दर्द भरी आवाज आती है, क्या मेरी पोती की शादी हो चुकी है? मैं अपनी पोती को आखिरी बार सुहागन के रूप में देखना चाहती हूँ। आरू, तू सुन रही है ना? मैं अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। अब तक इधर उधर से बूढ़ी उम्र की महिला की दर्द भरी आवाज आ ही रही थी कि तभी एक मर्द की आवाज आती है, देखिए, इनके पास बहुत कम वक्त है, आप जल्दी से इनसे मिलने आइए, इनकी तबीयत वक्त के साथ खराब होती जा रही है। अरुणा देवी दर्द भरी आवाज में कहती है, ठीक है डॉक्टर, हम कुछ ही समय में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इतना बोलकर अरुणा देवी अपनी नजर मंडप की तरफ डालती है, जहां पर काव्या अभी भी खड़ी हुई है। वह बिल्कुल पत्थर की मूर्ति के समान खड़ी है। उसने देखने के बाद अरुणा देवी अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है। मेहमान सब जाना के कगार पर ही थे कि अरुणा देवी की आवाज गार्डन में गूंजती है, रुक जाइए सब। उनके इतना बोलते ही सारे मेहमानों के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर डर के भाव से देखने लगती है। अरुणा देवी फिर कहती है, कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी शादी पूरी नहीं हुई है। अरुणा देवी ने इतना बोलते ही मेहमानों के साथ साथ सिंघानिया परिवार भी हैरान हो जाते हैं। अभी अभी जो पृथ्वीराज और विशाखा गार्डन में आए थे, उन्हें तो झटका लग गया। पृथ्वीराज अरुणा देवी जी के पास जाकर बहुत असमंजस में पूछते हैं, लेकिन माँ, शादी कैसे पूरी? अरुणा देवी बीच में ही कहती है, ये शादी पूरी होगी पृथ्वी। तभी विशाखा जी कहती है, लेकिन माँ अर्जुन तो। अरुणा देवी बीच में ही कहती है, अब शादी अर्जुन और काव्या नहीं, आदित्य और काव्या की होगी। फिर सारे स्टाफ और बॉडीगार्ड्स को देखकर कहती है, मुझे ये गार्डन 5 मिनट में पहले जैसा दिखने चाहिए। ये सुनते तो जैसे सभी लोग को झटका लगता है। अब पृथ्वीराज और विशाखा की नजर आदित्य पर पड़ती है, जो बिना कोई भाव के सामने खड़ा हुआ था। परिवार के हर सदस्य आदित्य के नेचर से वाकिफ थे। आदित्य ज्यादा ना बोलता था और ना ही परिवार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होता था। वह परिवार से अलग ही दूरी पर आके बैठा था, लेकिन वह अपनी दादी के फैसले पर ना कोई सवाल उठाता और ना ही फैसलों को नकारने की कोशिश करता। अब तक बिल्कुल पहले जैसा सब तैयारियां हो चुकी थी। अरुणा देवी के खिलाफ या उसके फैसले पर कोई सवाल नहीं कर सकता था, इसीलिए सब चुपचाप जो हो रहा है वे देखने लगते हैं। सभी परिवार और मेहमान अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अरुणा देवी आदित्य को भी दूल्हे की जगह पर बैठा देती है और काव्या के पास जाकर उसको दुल्हन की जगह पर बैठा देती है। काव्या तो जैसे कोई होश में ही नहीं थी। आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और जो भी हो रहा है किसके साथ हो रहा है? काव्या ने देखा तो था कि किसी का खून उसके सामने हुआ, लेकिन किसका हुआ उसे ये भी नहीं पता। काव्या ने न पहले दूल्हे को देखा था और न वह अपनी सिर झुकाए एक अलग ही दुनिया में अपने आप को देख रही थी। उसे ना तो इस रस्मों से मतलब था और ना ही रस्म करने वाले से। आदि भी जैसे इस मजबूरी वाले रिश्ते में ना खुश था और वह एकदम शांत मंडप पर बैठा अपने अलग ओरे में था। किसी को पता नहीं कि आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था। वहीं विशाखा तो बिल्कुल असमंजस में पड़ी गई। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने बड़े बेटे अर्जुन की हालत की लेकर चिंता करे या अपने छोटे बेटे आदित्य की शादी पर खुशी जाहिर करे। वैसे तो खुशी जाहिर करने वाली तो कोई बात बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये रिश्ता किसी के भी मर्जी से नहीं हो रहा था। सब अपनी मर्जी में ये रिश्ता, सब अपनी मजबूरी में ये रिश्ता होते हुए बस देख रहे थे। इसीलिए कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक मजबूरी है जो सब निभा रहे थे। अर्जुन को गोली लगने के बाद भी क्यों करवाई अर्जुन के दादी ने उस लड़की की शादी आदित्य से? क्या थी दादी की मजबूरी और क्या आदित्य और काव्या निभा पाएंगे ये अनचाही शादी? ये सब हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो पहले मैं आप सबकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ और हमारे पूरा सिंघानिया परिवार का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अरुणा देवी आदित्य की दादी, पृथ्वीराज और विशाखा आदित्य के माता पिता, अमरजीत और मायावती आदित्य के चाचा चाची, अर्जुन, आदित्य और अनुरागा पृथ्वीराज के 3 बेटे। अर्जुन, आदित्य और अनुराग पृथ्वीराज के 3 बेटे। रूहानी, रुमानी और रूहान अमरजीत के 2 बेटियां और 1 बेटा।
अब तक पंडित जी को भी बुलाया जा चुका था। अरुणा देवी पंडित जी को अपने कठोर शब्दों में कहती है, पंडित जी अब मुहूर्त देखने का वक्त नहीं है, आप तुरंत शादी की रस्में शुरू कीजिए। पंडित जी अपनी जान की सलामती के लिए एक लफ्ज भी अरुणा देवी को कुछ नहीं बोलते और शादी की रस्मों की शुरुआत करते हैं। सब तरफ शांति और मंडप पर पंडित जी के मंत्रों के उच्चारण से पूरा गार्डन फिर से शादी के माहौल को बरकरार रखने के लिए काफी सा हो गया था। पंडित जी बड़े इज्जत के साथ कहते हैं, दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाइए। पंडित जी की बात जैसे आदित्य के कानों में पड़ी ही ना हो, वह भावहीन ऐसे ही बैठा रहा। ये बात जैसे अरुणा देवी को पहले से ही पता हो, इसी वजह से वह भी मंडप पर खड़ी थी। अरुणा देवी आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए काफी नरम ही से कहती है, आदि। आदि जैसे ही अपनी दादी के स्पर्श से ही अपनी होश में आता है, वह थोड़ा मुड़कर अपनी दादी को देखने लगता है। अरुणा देवी इशारे से उसे पंडित जी से बात सुनने को कहती है। तभी पंडित जी फिर से बोलते हैं, दुल्हन को वरमाला पहनाइए। पंडित जी की बोलते ही आदित्य अपने हाथों से वरमाला उठाकर काव्या को पहनाता है। अब बारी काव्या की आती है, वह भी अपनी बुझे मन से सिर झुकाए आदित्य को वरमाला पहनाती है। अब पंडित जी आगे बोलते हैं, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। काव्या जब ये सुनती है तो वह अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जिसने वह खोज रही है वह तो कब के उसे छोड़कर जा चुके थे। यह याद आते ही उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। वह उस मुकाम पर खड़ी थी जहां उसका कोई अपना ही नहीं था, सब उस बिल्कुल अजनबी थे जिसे वह कभी मिली ही नहीं थी। काव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके हाथों में किसी और का हाथ स्पर्श हुआ और उसे अपनी सोच से बाहर निकाला। यह स्पर्श अपना तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल अपना जैसा लग रहा था। काव्या अपना सिर उठाकर देखती है तो अरुणी देवी उसके हाथों को पकड़कर उसका कन्यादान को तैयार उसके साथ बैठ गई थी। ये देखते ही काव्या अपना सिर फिर से झुका लेती है। किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि वह अपनी इतने बड़े दिन में किसी को ना गले लगा पा रही थी, ना ही अपने ख्वाल से बता पा रही थी। पंडित जी अरुणी देवी के इस तरह अपने पोते की शादी में पोता बहू का कन्यादान करते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहते और अपनी पूजा को जारी रखते हुए कन्यादान की रस्म को पूरा करते हैं। अब बारी फेरों की आती है। आदि और काव्या खड़े हो जाते हैं और अपनी फेरों की शुरुआत करते हैं। हर एक शादी में हर एक फेरे के साथ वचन दिया जाता है, लेकिन इस शादी में फेरे तो हो रहे थे, लेकिन वचन कोई भी एक दूसरे को ना दे रहा था, या फिर दे भी रहे थे तो वह उसके मन में दे रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों में से कोई वचन दे भी रहा है। 7 वचन पूरे होने के साथ ही दोनों अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पंडित जी एक थाल जो कि काफी बारीकी से सजाया गया था उसमें आदित्य की तरह बढ़ाते हुए कहते हैं, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। आदि अपने हाथ बढ़ाकर पंडित जी के कहने के मुताबिक काव्या की मांग में सिंदूर भरता है। मांग भरते ही काव्या की पलकों जो झुकी हुई थी वह एक पल के लिए बंद हो जाती हैं। पंडित जी कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए कहते हैं, कन्या की मां को मंगलसूत्र पहनाइए। आदि थाल से मंगलसूत्र लेकर काव्या को पहनाने के लिए उसकी ओर थोड़ा झुकता है। आदि अनजाने में ही काव्या की बहुत करीब चला जाता है। वहीं काव्या को आदि के इतने करीब होते ही एक अलग ही एहसास का जगता हुआ महसूस होता है। आदि की सांसें काव्या के चेहरे पर पड़ती है। अचानक ही काव्या अपनी पल के ऊपर उठाकर देखती है। उसी वक्त आदि की नजरें भी काव्या की नजरों से मिल जाती हैं। एक पल के लिए दोनों का वक्त जैसे वहीं थम सा गया हो। दोनों एक दूसरे की नजरों में जैसे खुद को खो चुके हो, लेकिन जैसे ये वक्त उनके इन नजरों में डूबने के लिए ही था ही नहीं। उन्हें जब जगह का एहसास होता है कि आखिर वह किस जगह पर एक दूसरे की नजरों में खोने की गुंजाइश कर रहे हैं, तो आदि जल्दी से मंगलसूत्र को पहनाकर काव्या से दूर हो जाता है, जैसे उसे उसके करीब जाने की इजाजत ही ना हो। काव्या भी फिर से अपनी पलकें को झुका लेती है। आखिर में शादी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। उसकी ये अल्फाज में पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। सभी लोग जैसे शादी खत्म होने का इंतजार कर रहे हो। शादी संपन्न होने की बात से ही पृथ्वीराज और विशाखा तुरंत वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। उनके जाते ही अमरजीत और मायावती भी निकल जाते हैं। वैसे ही करके परिवार के हर एक सदस्य गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। आखिर में अरुणी देवी और आदित्य और काव्या के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। सड़कों पर इस वक्त बस सिंघानिया परिवार की गाड़ियां को देखा जा सकता था। एक के बाद एक गाड़ी हवा के रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। विशाखा जी बस अपने अर्जुन की सलामती के लिए प्रार्थना की जा रही थी, इस विश्वास से कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन कौन जाने मृत्यु किसकी जिंदगी में कब आ जाए। हाथ ही जोड़ सकते हैं, भगवान के सामने विनती ही कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसले को लेकर ना उन्हें कुछ बोल सकते हैं और ना ही ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। वक्त के साथ सभी के दिलों की धड़कनें भी तेज होने लगती हैं। कोई नहीं जानता इस वक्त अर्जुन की क्या हालत है। अर्जुन जिंदा तो है, ये सबको पता है, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता। सभी एक दूसरे को संभालने में लगे हुए थे कि तभी हॉस्पिटल के ठीक सामने एक के बाद एक कार रुकती हैं। वहां से सभी लोग गाड़ियों को देखकर अपना सिर झुका लेते हैं, जैसे ये सब लोग सिंघानिया परिवार के गुलाम हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंघानिया परिवार के नाम के पूरे शहर में एक अलग ही पहचान थी। सब सिंघानिया परिवार की काफी इज्जत करते थे। यहाँ अच्छों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बुरों के लिए उससे भी ज्यादा बुरे। इसीलिए किसी की हिम्मत ना होती सिंघानिया परिवार के साथ बुरा करने या सोचने की। गाड़ियों के रुकते ही एक साथ सारी गाड़ियों का गेट खुलता है। विशाखा जी दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। उनके पीछे उनका सारा परिवार आ जाता है। आदित्य भी अपनी माँ की तरफ ही जाने लगता है। तभी अरुणा देवी उनका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य को जाना तो अपने भाई के पास था, जो शायद इस दुनिया को छोड़कर जाने के मुकद्दर में था। आदित्य प्यार तो अपने सारे परिवार से करता था, लेकिन अपने दोनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इस तरह से अरुणी देवी को रोकने से आदित्य काफी उम्मीदों भरी नजरों से उन्हें देखता है, ताकि अरुणी देवी उसे रोकने की गुंजाइश ना कर सके। लेकिन इस बार जैसे आदित्य की उम्मीद टूटने के कगार पर हो। अपनी दादी की आंखों में आज वह प्यार से बढ़कर किसी को दिए हुए वचन को देख पा रहा था। क्या आदित्य को अपने भाई अर्जुन से बस प्यार करता है, वो बचा पाएगा आदित्य की जान? क्या कभी काव्या जान पाएगी कि उसकी शादी अर्जुन से होने वाली थी, या फिर वो ऐसे ही एक गुमनाम जिंदगी जी देगी? ये सब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन
उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। अरुणा देवी आदित्य के उम्मीदों को नकारते हुए उनका हाथ और काव्या का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती है। आदि अपनी दादी की फैसलों को रोकने की गुंजाइश नहीं कर सकता था, इसीलिए वह भी अपने कदम अपनी दादी के कदमों से मिलाते हुए उनके साथ चलने लगता है। काव्या भी गुमसुम सी दादी के साथ अपने कदमों को बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा जी के साथ सारे परिवार के सदस्य एक कमरे की तरफ बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे। एक कमरे के बाहर एक लड़का बहुत परेशानी सा इधर उधर से घूमा जा रहा था, जैसे वह काफी वक्त से किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी विशाखा जी काफी घबराते हुए इस लड़के के पास जाकर पूछती है, अनुराग अर्जुन कैसा है? क्या कहा डॉक्टर ने? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? विशाखा जी अपनी जज्बातों को काबू ही ना कर पा रही थी। वो काफी परेशान और बेचैनी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। अपनी माँ की हालत देखते हुए अनुराग अपनी माँ को उन्हें बेंच पर बैठाता है और उनके हाथों में अपना हाथ रखकर हौसला देने के मकसद से काफी नरमी से कहता है, माँ पहले शांत हो जाइए, भाई को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। इतना बोलते ही अनुराग अपनी माँ पापा की ओर देखते हैं। अनुराग के देखते ही जैसे उसे कुछ समझ आता है, वह विशाखा के साथ बेंच पर बैठकर उनके कंधों पर हाथ रखते हैं। पृथ्वीराज के इतना करते ही विशाखा झटके से उनके गले लगकर रोने लगती है। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम सी हो जाती हैं। कुछ वक्त सब थोड़ा नॉर्मल हुए ही थे कि कमरे का दरवाजा खुलता है और उसमें से डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही सबकी नजरें उन पर ठहर सी जाती है। वह डॉक्टर सभी को एक नजर देख रहा था कि तभी उसे किसी की परेशानी भारी आवाज आती है, डॉक्टर मेरे बेटे कैसे हैं? खतरे की कोई बात तो नहीं? डॉक्टर देखते हैं कि पृथ्वीराज उन्हें ही बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। डॉक्टर तो सिंघानिया परिवार के होने से डर से अपनी सांसें ही लेना भूल गए थे। डॉक्टर अच्छी तरह से जानता था कि उनका एक शब्द उनकी नौकरी के लिए खतरा बन सकता है और ये हॉस्पिटल तो सिंघानिया का ही था जो कभी भी उसे बाहर पटक सकते थे और उसके बाद तो शायद ही किसी हॉस्पिटल में वह डॉक्टर बन सके। फिर भी वह अपने पसीने को पूछते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, सर सर वो आपका बेटा आपके बेटे के इस तरह हिचकिचाते हुए डॉक्टर के बोलने से किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तुरंत पृथ्वीराज सख्त आवाज में बीच में ही बोलते हैं, ठीक से बताओ। पृथ्वीराज जी के बोलते ही डॉक्टर को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी अंदर से और एक डॉक्टर आते हैं और काफी नरमी से कहते हैं, देखिए मिस्टर सिंघानिया, गोली सीधे आपके बेटे के दिमाग पर लगी है जिसकी वजह से उनका ब्रेन काम करना बंद कर दिया है और अब वह कोमे में है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। विशाखा जी तो ये सुनकर बेहोश हो जाती है। मायावती जल्दी से उन्हें संभालती है। पृथ्वीराज तो लड़खड़ाते हुए पास के बेंच पर बैठ जाते हैं। अमरजीत अपने बड़े भाई को हिम्मत देते हुए उन्हें संभालने लगते हैं। अनुराग जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, भाई कब तक कोमे से बाहर आएगा? डॉक्टर सभी परिवार को देखते हुए कहता है, ये तो हम नहीं बता सकते, शायद एक हफ्ता या महीना या फिर साल भी लग सकते हैं। इतना बोलते ही डॉक्टर वहां खड़े पहले डॉक्टर को जाने के लिए कहते हैं और खुद भी चले जाते हैं। एक लेडी डॉक्टर आकर विशाखा जी को चेक करती है और कमरे के अंदर ले जाकर उन्हें लेटाने के लिए कहती है। अनुराग अपनी माँ को उठाकर एक वार्ड के बेड पर लेटा देता है। वहीं दूसरी तरफ करीब 60 साल उम्र की बूढ़ी औरत बेड पर लेटी हुई थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। वह बिल्कुल कमजोर सी लग रही थी, जैसे अभी तुरंत वह इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो, पर उसका इंतजार जैसे उनकी दुनिया छोड़ने की इजाजत ही ना दे रहा हो। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की दुल्हन के जोड़े में काफी बेचैनी से लगभग दौड़ते हुए अंदर आती है। लड़की को देखकर बूढ़ी और दर्द में भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। वह बूढ़ी औरत अपनी पोती को ऐसी सुहागन बनी देखने से जैसे उसकी हर ख्वाहिश ही पूरी हो गई हो। वह लड़की सीधे उस औरत के गले लग जाती है और लगभग रोती हुई कहती है, दादी आप ठीक तो हो ना? वह बूढ़ी औरत उस लड़की के सिर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए कहती है, काव्या बच्चा आप ऐसे रो क्यों रही हैं? लेकिन काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलते ही उस बूढ़ी औरत की नजरें अपनी पोती से हटकर उस ओर जाती है। अरुणी देवी आंखों में थोड़ी नमी लाए काफी दुख भरी निगाहों से उस ओर बढ़ती है। वह बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उसका जैसे स्वागत करते हुए कहती है, आरू तूने मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी करके तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरुणी देवी को जिससे उनकी बातें बिल्कुल पसंद ना आई हो, वो तुरंत नाराजगी से उसे घूरते हुए कहती है, कावी ये क्या बकवास भरी बातें कर रही है? कावेरी त्रिवेदी, काव्या की दादी, अरुणी की नाराजगी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मैं फिर ऐसी बात नहीं करूंगी। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आ गया और वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है, आरू मेरी पोती का ख्याल रखना, अगर इसे कोई गलती हो जाए तो इसे नादान समझकर माफ कर देना। काव्या जैसे ये सब सुन ना सकी, वह तुरंत अपनी दादी को नाराजगी से कहती है, दादी आप ये क्या बोले जा रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको मेरे साथ ही रहना होगा। आपने जो कहा मैंने उसे मान लिया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरी बात मानो। काव्या के इस तरह अचानक कहने से दोनों ही उसे देखने लगते हैं। कावेरी अपनी आप को काफी लाचार से समझने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि वह अपनी पोती की बात चाह कर भी नहीं मान पाएगी। जिंदगी उसे ये मानने की इजाजत अब नहीं देती, इसीलिए वह इन बातों को बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, दामाद जी कहाँ पर हैं? उसके ये कहते ही काव्या की नजर फिर से झुक जाती है और अरुणी देवी अपने पोते को बुलाने बाहर चली जाती है। कुछ ही वक्त में अरुणी देवी के साथ आदि बिना भाव के अंदर आता है। अंदर आते ही सबसे पहले वह कावेरी जी के पैर छूता है। कावेरी जी आदि का काफी प्यार से बुलाती है और अपना हाथ उसके सर पर रखकर उसे आशीर्वाद देती है। फिर वह एक नजर काव्या को देखकर काव्या का एक हाथ लेकर आदि के हाथ में रखते हुए कहती है, आज से ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको काफी विश्वास से अपनी पोती का हाथ सौंप रही हूँ, मुझे निराश मत करिए। आदि कावेरी जी को बस देख रहा था। उसके मुंह से तो कोई आवाज नहीं निकलता। आखिर वह क्या बोले, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर वह कैसे ये वचन दे सकता है कि वह उसकी पोती के साथ रहेगा? आखिर वह कैसे ये वचन दे कि वह उसकी पोती को अपनी पत्नी होने का हक दे देगा? ये तो उसे भी नहीं पता कि वह इस रिश्ते में रहेगा या फिर नहीं। आदि के ऐसे चुपचाप रहने से कावेरी जी को जैसे अपने अंदर डर सा लगने लगता है।
उसे ये पता तो था कि ये शादी किन हालातों में हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा उम्मीद होने लगा था कि ये शादी भी वक्त के साथ बदल जाएगी, लेकिन उन्हें ये उम्मीद टूटता हुआ नजर आने लगता है। कावेरी जी के भाव को समझते हुए अरुणी जी कहती है, काव्या को हम बहू नहीं बेटी बनाकर अपने घर ले जा रहे हैं। अरुणी जी के बोलने के बाद कुछ वक्त बाद तो पूरा कमरा सन्नाटे में भर जाता है। अरुणी जी की बातों पर कावेरी जी को पूरी तरह विश्वास था, लेकिन ये रिश्ते जो दोनों के बीच अनचाही शादी से बना हुआ है, क्या वो दोनों इस कभी मान पाएंगे या निभा पाएंगे, ये बात कावेरी जी नहीं जानती थी। काव्या कावेरी जी का हाथ पकड़कर बेड से नीचे बैठी हुई है। अरुणी जी ठीक उसके बगल में टूटे किसी टूल लिए बैठी हुई है और आदि थोड़ा साइड में खड़ा अपने फोन पर कुछ कर रहा है। पूरे कमरे में बिल्कुल शांति छाई हुई है कि अचानक कावेरी जी की सांसें तेजी से चलने लगती है। उसको ऐसे देखकर अरुणा जी आदित्य को जल्दी से डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। वहीं काव्या तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह अपनी दादी की हालत देखकर रोई जा रही थी। आदित्य जल्दी से डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर कावेरी जी को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर चेक कर ही रहे थे कि अचानक से सारी मशीनों में एक ही आवाज आने लगती है, टू टू टू। डॉक्टर काफी निराश होकर सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, सी इज नो मोर। डॉक्टर इतना कहते ही काव्या चिल्लाती है, नहीं। फिर काव्या कावेरी जी के नजदीक जाकर काफी नाराजगी से कहती है, नहीं दादी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैंने आपकी बात मानी और आप अपने मेरी बात ना मानने की गुस्ताखी की। आप बहुत बुरी हैं दादी, आप ही मुझे मम्मी पापा की तरह छोड़कर चली गई, आप बहुत बुरी हैं। काव्या वहीं रोती बिलखती हुई शिकायतों पर शिकायत की जा रही थी। उसे ये भी ना पता जिससे वह शिकायत कर रही है उन्हें अब अपनी कान बंद कर लिए हैं। वह उनकी शिकायतों को सुनने के कगार पर बिल्कुल भी नहीं है। काव्या रोती रोती वहीं बेहोश हो गई। आदि आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाता है और काव्या को पास के दूसरे बेड पर लेटा देता है। डॉक्टर आकर उसे चेक करने लगते हैं। आदि अब अपनी दादी की तरफ देखने लगता है जिसमें कुछ दर्द और कुछ परेशानी के भाव दिख रहे थे। अरुणी जी काफी नरमी से कहती है, आदि आप जा सकते हैं। आदि तो जैसे कितने समय से यही सुनने के लिए बेकरार हो, वह तुरंत उस कमरे से चला जाता था। अरुणी जी काव्या को काफी गौर से देखने लगती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, इन्हें काफी स्ट्रेस ले लिया है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अरुणी जी एक नर्स को वहां रुकने को कहकर खुद अपने कदम बढ़ाते हुए कमरे से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा जी को होश तो आ गया था, लेकिन वह बिल्कुल सदमे में चली गई थी। कोई किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, बस एकटक ऊपर सीलिंग को घूरकर देख रही थी। कोशिश तो हर कोई कर रहा था बात करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वह बिल्कुल बेसुध सी बेड पर लेटी हुई थी। आदित्य भी अब तक वहां आ चुका था। वह भी अर्जुन की हालत देखकर काफी टूट गया था, लेकिन किसी को कोई उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था। वह बिल्कुल शांत सा खड़ा हुआ था। आदित्य की यही बात उसके परिवार वालों से अलग करती थी। उसे जितना भी दुख हो, दर्द हो, लेकिन कभी चेहरे पर दिखने नहीं देता था, लेकिन गुस्सा हर एक को देखने को मिलता था। वह अपनों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसने कभी अपने अपनों से ठीक से बात ही नहीं की। उसे हमेशा से ही अकेला रहना पसंद था। आदि भले ही अपनों की खुशी में शामिल नहीं होता, लेकिन उसके दर्द और तकलीफ में हमेशा उनके साथ रहता। अरुणी देवी को भी अर्जुन और विशाखा की हालत पता चलती है। वह अर्जुन के बोर्ड में जाती है और बहुत गौर से उसे देखने लगती है। अर्जुन बिल्कुल बेजान सा लेटा हुआ था। उसे ऐसे देखकर अरुणी जी को बहुत तकलीफ होती है। वह अर्जुन की बाल को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती है और काफी गुस्से में कहती है, अर्जुन, जिसने आपकी ऐसी हालत की है, हम उसका मौत से भी बेहतर हाल कर देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। थोड़ी देर तक अरुणी देवी ऐसे ही अर्जुन के पास बैठी रहती है, फिर उठकर विशाखा जी के बोर्ड में जाती है। वहाँ सभी लोग अरुणी जी को देखकर थोड़े साइड हो जाते हैं। अरुणी जी विशाखा के सामने जाकर उसके गालों को छूते हुए कहती है, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। उसके इतना कहते ही विशाखा जी जो बेसुध सी लेटी हुई थी, वह झटके से अरुणी जी के गले लगकर रोने लगती है। उसको ऐसा रोता देखकर सब नॉर्मल होते हैं। अरुणी जी भले ही विशाखा जी की सास थी, लेकिन उनकी माँ से भी बढ़कर मानती थी, क्योंकि विशाखा जी को अरुणी जी ने ही पाला था। जब विशाखा जी के माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तो अरुणी जी ने ही उन्हें अपने घर की में रखा था, पढ़ाया लिखाया, और आखिर में जब विशाखा जी उनसे दूर जाना चाहती थी, तो उसे अपने बड़े बेटे की पृथ्वीराज से उसकी शादी करवा दी। जोड़ी थोड़ी देर तक रोने के बाद वह काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। अरुणी जी सबको घर जाने के लिए कहती है। उनकी बात को टालने वाला तो कोई नहीं था, इसीलिए सब कोई चुपचाप घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अनुराग और आदि को अपने बड़े भाई को छोड़कर जाना पसंद नहीं आया, तो वह अपनी दादी से कहते हैं, दादी, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं भाई के साथ। अरुणी जी एक नज़र दोनों को देखती है, फिर कहती है, ठीक है, लेकिन आदि, आपको हमारे साथ चलना होगा। आदि पूजे मन से हाँ में सिर हिला देते हैं। सब अब घर जाने के लिए निकल जाते हैं और अरुणी जी आदि के काव्या के वार्ड में जाते हैं। आदि अपनी दादी को कहने पर काव्या को गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। अरुणी जी अपने कुछ आदमियों से कहकर कावेरी जी का अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद अरुणी जी, आदि, काव्या, पृथ्वीराज, अमरजीत और रूहान एक जगह खड़े होकर सामने चल रही आग के लपटों को देख रहे थे। ये आग कावेरी जी की अंतिम विदाई की गुहार कर रही थी। काव्या बिल्कुल शांत खड़ी अपनी दादी की आखिरी बार देख रही थी। अब तक रात के करीब 3 बज रहे थे। रात ढलने के कगार पर थी और एक नई सुबह आने के बेकरार थी। किसी की आंखों में भी नींद का एक कतरा न था। अंदर जाकर भी सभी सोफे पर बैठकर बिल्कुल गुमसुम से लग रहे थे। अरुणी जी के आते ही सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अरुणी जी सबको देखकर कहती है, सभी अपने कमरों में जाकर आराम कीजिए और रूमा, आप दोनों काव्या को आदि के कमरे में लेकर जाइए। अरुणी देवी के कहने के मुताबिक सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रूमानी और रूहानी काव्या को आदि के कमरे में ले जाते हैं। रूहानी काव्या को कमरे के अंदर ले जाते हुए कहती है, भाभी, ये आदि भाई का कमरा है और आज से आपका भी। काव्या रूहानी को कोई जवाब नहीं देती है, बस कमरे को देखने लगती है। कमरा काफी बड़ा था, सारा सामान एक बहुत ही सलीके से रखा गया था। बेड तो इतनी बड़ी थी कि उसमें 4 से 5 लोग आराम से सो सकते हैं। बेड के ऊपर आदि की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में भी आदि मुस्कुराते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। काव्या को कुछ ना बोलता देख रूहानी और रूमानी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता था कि काव्या
इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही है। रोमानी आगे बढ़कर थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो हमें बता देना। काव्या एक नज़र रोमानी को देखती है और हमें सिर हिला देती है। रोहानी और रोमानी दरवाजा बंद करके चली जाती है। उनके जाते ही काव्या बेड के नीचे पर्स पर बैठकर रोने लगती है। वही एक कमरे में बहुत ही कम रोशनी में एक आदमी को चेयर पर बांध कर रखा गया था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे काफी बुरी तरह से मारा गया है। उसके सामने और भी बहुत से लोग जख्मी होकर फर्श पर पड़े हुए थे और लोगों के सामने हटे कटे आदमी खड़े हुए थे। वो उनकी खतरदारी करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़का उसे बांधे हुए इंसान की तरफ बढ़ता है। उन्हें पास पहुंचते ही उस बॉडीगार्ड्स उसके सामने चेयर रख देते हैं। आदित्य का चेहरा उस हल्की रोशनी में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वह काफी गुस्से में सामने बैठ इंसान को देख रहा था। अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है तो वह एक पतली पतली में बहुत ज्यादा गर्म पानी उस आदमी के हाथों में डाल देते हैं। ऐसे करते ही कमरे में उस आदमी की चीख गूंज जाती है। आदि उस आदमी की अंगुलियों को पकड़कर मोड़ देता है, जिसे उस कमरे में फिर से एक दर्दनाक सी गूंजती है। आदि उस आदमी को छोड़कर अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और वहां से चला जाता है। सुबह जब धूप निकल चुकी थी, आदि अपने कमरे के डोर को ओपन करके अंदर जाता है। वह काफी शांत सा कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे बैठकर सो रही काव्या पर जाती है। काव्या अपनी दुल्हन के जोड़े में ही थी। उसकी आंखों से निकले आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे, दर्द में रोने की गवाही दे रहे थे। काव्या को इस तरह से देखकर आदि के कदम उसकी तकलीफ को समझते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आदि काव्या को थोड़ी पास जाकर उसे बेड गौर से देखने लगता है। इतनी मासूम शायद ही उसने किसी के चेहरे पर इतनी मासूमी शायद ही उसे किसी के चेहरे पर देखी हो। आदि थोड़ी देर तक काव्या को देख रहा था, लेकिन फिर सुने काव्या के हाथ बढ़ाकर जगाना चाहा, लेकिन फिर हाथ हवा में ही रुक गए। आदि 2 कदम पीछे हो गया। आदि काफी हद तक अपने कदम पीछे हटा लेता है, फिर अपना सिर झटकते हुए कबर से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। दरवाजे की आवाज से काव्या की आंख खुल जाती है। वह अपनी दर्द से में उठकर अपनी आंखें थोड़ी मसलते हुए पूरे कमरे में देखने लगती है। एक अलग जगह खुद को देखकर एक पल के लिए थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही उसे बीती रात की सारी बातें याद आती हैं तो वह नए दर्द जन्म ले लेती है। तो एक नया दर्द जन्म ले लेता है। काव्या बेड से सहारे धीरे से खड़ी हो जाती है और उसे वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। तो वह एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखती है और बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। काव्या खिड़की से पर्दे हटाकर खिड़की खोलती है। उसके साथ ही वह बालकनी के दरवाजे भी खोलती है। सूरज की किरणें अंदर आ जाती हैं। काव्या बालकनी में खड़ी अपने सामने का नजारा देखने लगती है। बाहर बहुत बड़ा गार्डन था, जिसको शादी के लिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रात के वक्त वह गार्डन जितना खूबसूरत लग रहा था, वह सुबह हरियाली की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। काव्या अपनी समुद्र जैसी गहरी आंखों से गार्डन के हर एक चीज को कैमरे की तरह अपनी आंखों में कैद कर रही थी। वह एकटक बड़े ही ध्यान से उन नजरों को देख रही थी। फिर कुछ सोते हुए काव्या मुड़कर कमरे के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाती है। कमरे में आते ही काव्या की नजरें आईने के सामने खड़े अपने बाल को सेट कर रही आदि पर पड़ती है। आदि बिल्कुल शांत था, अपना ध्यान बाल को सेट करने में लगाया हुआ था। काव्या की नजरें तो उस पर से जैसे हट ही नहीं रही थी। वहीं काफी देर तक एक जगह पर खड़ी होकर आदि को ही जी भरकर देखने लगती है। काव्या बिल्कुल गुमसी हो गई थी कि तभी आदि ने एक फोन कॉल से काव्या होश में आती है। वो बिना आदि की तरफ देखे वॉशरूम में चली जाती है। आदि वॉशरूम की तरफ देखकर कॉल पर बात करके कट कर देता है और अपना बैग लेकर कमरे से निकलता है कि अचानक से रूहानी एक थाल में लाल रंग की साड़ी, सिंदूर और गले कुछ कहने लिए पहुंच जाती है। रूहानी हकलाते हुए कहती है, भाई मैं वो भाभी के लिए लाई थी। आदि काफी शांत बस रूहानी को देख रहा था। रूहानी आदि को देखती है तो आदि उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। रूहानी को कुछ सूझता नहीं है, इसलिए वो तुरंत बोलती है, भाई वो दादी ने ये साड़ी आपके लिए भेजी है, उन्होंने कहा है आप जल्दी से तैयार होकर आ जाएंगे। रूहानी को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है। आदि उसकी बकवास भरी बातें सुनकर साइड में निकल जाता है। उसे जाते ही रूहानी गहरी सांस लेती है, लेकिन अचानक ही उसे किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वह उस दिशा में देखती है। रूहानी और रूमानी एक दूसरे को सहारा देते हुए पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। रूहानी दोनों को खुद पर हंसता देख चिढ़ सी जाती है और दोनों को घूर कर देखती है। रूहान अपनी हंसी को रोकते हुए रूहानी को एक्टिंग करते हुए कहता है, भाई वो दादी ने साड़ी आपके लिए भेजी है, उन्होंने कहा है आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। इतना बोलते ही रूहान और रूमानी फिर से हंसने लगते हैं। रूहानी गुस्से में उनकी तरफ जाने की वाली थी कि दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। रूहानी चिढ़ते हुए कहती है, तुम दोनों को तो मैं बाद में बताऊंगी। रूहानी अब कमरे के अंदर जाती है। वह कपड़ों को बेड पर रखकर रूम में काव्या को ढूंढते हुए आवाज लगाती है, भाभी। काव्या वॉशरूम में सर निकालकर बाहर देखने लगती है। रूहानी को काव्या को ऐसे देखकर अजीब लगता है। रूहानी काव्या को थोड़ी पास जाकर पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे वॉशरूम से क्या कर रही हैं? काव्या रूहानी से नजरें चुराते हुए काफी हिचकिचाहट में कहती है, वो मेरे कपड़े। रूहानी अपनी सर पर टपकी मारते हुए कहती है, ओ सॉरी भाभी, मैं अभी आई। रूहानी बेड से लाल रंग की साड़ी उठाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। रूहानी कपड़े देखते हुए कहती है, ये लीजिए भाभी, ये दादी ने आपके लिए भेजे हैं और मैंने बेड पर सारा सामान रख दिया है, आप तैयार होकर जल्दी से आ जाइए। काव्या हमें सिर हिलाते हुए वॉशरूम का दरवाजा बंद करती है। रूहानी कमरे से बाहर आकर हॉल में शांति से बैठकर रूहान और रूमानी की तरफ बढ़ जाती है। दोनों ही टीवी देखने में इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रूहानी उसके सामने आ गई। रूहानी दोनों का कान पकड़ते हुए कहती है, तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही थी ना? रूहान अपनी कान छुड़ाते हुए कहता है, आधी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। रूहानी कान को मोड़ते हुए कहती है, तभी तो बहुत मजा आ रहा था ना, अब क्या हुआ, हंसो। इस बार रूमानी का कान छुड़ाते हुए कहती है, दी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। तीनों अपनी लड़ाई में इतने मस्त थे कि उन्हें वहाँ किसी के भी आने का एहसास न हुआ। वहीं अनुराग, जो अभी अभी हॉस्पिटल से आया था, वह उन लोगों को बड़ी देर से लड़ते हुए देखे जा रहा था। अचानक से अनुराग बोलता है, अरे दादी। दादी सुनकर तुरंत तीनों एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता सिवाय अनुराग के। अनुराग को देखते ही तीनों को कल का जख्म याद आने लगता है जो अर्जुन के जिस्म से लगा था। तीनों में से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही विशाखा हड़बड़ाते हुए
आकर पूछती है, अनुराग आप यहाँ क्यों आए? अर्जुन को आपने अकेला क्यों छोड़ दिया? फिर खुद को बड़बड़ाते हुए कहती है, कहीं वो लोग फिर से अर्जुन को कुछ कर दिया तो नहीं? नहीं, मुझे अर्जुन के पास अभी जाना होगा। खुद को बड़बड़ाते हुए ही वह जाने लगती है कि अनुराग विशाखा जी का हाथ पकड़ लेता है और सोफे पर बिठाते हुए रूहानी को पानी लाने का इशारा करता है, लेकिन विशाखा जी कहाँ मानने वाली थी। वह खुद को छुड़ाते हुए उठने लगती है। अनुराग उन्हें फिर से बैठाकर शांत करते हुए कहता है, माँ आप शांत हो जाइए। रूहानी पानी देते हुए कहती है, पानी। अनुराग पानी लेते हुए विशाखा जी को देते हुए कहता है, लीजिए आप पहले पानी पी लीजिए। विशाखा जी नकारते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे अर्जुन के पास जाना है, वो हॉस्पिटल में अकेला होगा। अब तक हॉल में सब कोई आ चुके थे, सभी विशाखा जी को हालत देखकर परेशान सा हो गए थे। अनुराग अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ भाई वहाँ अकेला नहीं है, आदि भाई वहाँ उनके साथ हैं। अनुराग के मुंह से आदि का जिक्र सुनते ही विशाखा जी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि आदि के होते हुए अर्जुन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब वह काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। उधर कमरे में काव्या लाल रंग की साड़ी पहने आईने के सामने खुद को एकटक देखे जा रही थी। काव्या खुद को बहुत देर तक देखने के बाद टेबल पर रखा मंगलसूत्र को देखने लगती है, फिर धीरे से मंगलसूत्र को उठा लेती है। मंगलसूत्र को उठाने के बाद वह उसे बहुत गौर से देखने लगती है। यह वही मंगलसूत्र था जो आदि ने के साथ एक रिश्ते में बांधने के लिए बांधा गया था। अब उसकी नजरें एक डिब्बे में जाती है जहाँ लाल रंग का सिंदूर था। काव्या सिंदूर की डिब्बी उठाती है और अपनी मांग में भर लेती है। मांग भरते ही काव्या के सामने एक पुरानी यादें आने लगती है। एक औरत ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी मांग भर रही थी। तभी करीब 6 साल की बच्ची वहां आकर उस औरत से पूछती है, माँ ये आप क्या लगा रही हैं? वह औरत मुस्कुराते हुए उस बच्ची को अपनी गोद में बिठा देती है और उसे बड़े प्यार से कहती है, काव्या ये सिंदूर है। काव्या फिर से एक सवाल करती है, ये सिंदूर क्या होता है? काव्या की माँ बड़े प्यार से कहती है, ये हमारी सुहाग की निशानी होती है। काव्या पूछती है, लेकिन माँ ये सुहाग क्या होता है? काव्या की माँ कहती है, जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं, जिसे अपना बनाकर उस पर अटूट विश्वास करते हैं, वही जो हमें एक नई पहचान देते हैं, जैसे आपके पापा। काव्या काफी मासूमियत से कहती है, तो क्या मैं भी लगा लूं ये सिंदूर? मैं भी तो आपके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी और आप दोनों ने तो मुझे एक पहचान दी है। काव्या की माँ हंसते हुए कहती है, काव्या ये लगाने का हक सिर्फ आपके जीवन साथी का को है। आप जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपको लेने के लिए एक राजकुमार आएगा जो आपको एक नई पहचान देगा, वही आपको ये सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर आपको अपना बना ले जाएगा। काव्या इन धुंधली यादों में कुछ खो सी जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपने अतीत को छाड़कर वर्तमान में आती है तो फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू बीती यादों को लेकर था या फिर वर्तमान के दर्दों को लेकर, ये समझ पाना मुश्किल था। क्या आदि समझ पाएगा काव्या के दिल का दर्द? क्या काव्या खुद को सेटल कर पाएगी इस अनजान परिवार में? क्या काव्या जता पाएगी आदि के प्रति विश्वास? ये सब हम आगे धीरे धीरे आने वाले एपिसोड में जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल पर जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और प्यारे सी कमेंट करके हमें जरूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। हॉल में अब बिल्कुल शांति थी। सर्वेंट नाश्ता अपनी जगह पर रखकर सभी के बैठने का इंतजार कर रही थी। अनुराग अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जा चुका था। रूहानी और रूहान सोफे पर बैठकर इशारों में बस किए जा रहे थे। पृथ्वीराज और अमरजीत बिजनेस न्यूज देखने में बिजी थे। विशाखा बिल्कुल शांत बैठी थी। मायावती उसके साथ बैठी थी। अरुणी अपनी किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक से जैसे उसे कुछ याद आता है और वह रूहानी को बुलाकर पूछती है, काव्या कहाँ है? रूहानी अपनी दादी को कहती है, दादी वो भाभी। रूहानी इतना ही बोलती है कि सीढ़ियों से छन छन करती हुई पायल की आवाज़ आती है। पायल की आवाज़ से सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। सबकी नजरें सीढ़ियों के ऊपर रही काव्या पर चली जाती है। काव्या सर झुकाकर अपने ख्यालों में खोई हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। काव्या को देखते ही अरुणी देवी अपनी जगह से उठ जाती है। काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपना सिर उठाकर सामने देखती है। सामने सभी लोग उसे ही देख रहे थे। काव्या उन सभी को सिर्फ 3 ही चेहरे को पहचानती थी। एक जिसने उसका परिवार बनाकर कन्यादान किया और 2 जिसने उसे अपने उस नए कमरे को दिखाया जो शायद ही उसका होना चाहिए था। अरुणी देवी अपना कदम बढ़ाकर काव्या के पास जाती है और उसके गालों को छूते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। अरुणी देवी के छूते ही जैसे काव्या अपने होश में आती है, वह नीचे झुककर अरुणी देवी के पैर छूती है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए उसे उठाती है और काव्या के सर पर हाथ रखकर कहती है, हमेशा खुश रहिए, चलिए आपको हमारे पूरे परिवार से मिलवाते हैं। इतना कहते ही काव्या का हाथ पकड़कर अरुणी देवी थोड़ी आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है हमारे बड़े बेटे और ससुर पृथ्वीराज सिंघानिया। उसके इतना बोलते ही काव्या आगे बढ़कर पृथ्वीराज के पैर छूती है। पृथ्वीराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, सदा सुहागन रहो। पृथ्वीराज के बोलते ही काव्या उन्हें देखने लगती है। तभी अरुणी देवी फिर से कहती है, ये है उनकी पत्नी और आपकी सास विशाखा सिंघानिया। काव्या विशाखा की तरफ देखकर आगे बढ़कर आशीर्वाद लेती है। विशाखा मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा मुस्कुराती रही। ऐसे ही करके अरुणी देवी काव्या को सबसे मिलवाती है। अब काव्या एक जगह पर शांत सी खड़ी हो जाती है। तभी उसे अचानक कोई गले लगा लेता है। इस तरह अचानक किसी की गले लगने से काव्या सहम सी जाती है, लेकिन उसे दूर नहीं करती। तभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे देखते हुए कहता है, भाभी मैं अनुराग आपका देवर। काव्या उसे बस देखती रहती है। काव्या उसे आज बिल्कुल नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी अनुराग इस तरह से उसे गले लगा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया। परिवार में सभी जानते थे अनुराग हर एक नए रिश्ते को ऐसे ही स्वागत करता था और यहाँ तो उसकी नई भाभी थी। मुस्कुराते हुए हर किसी ने काव्या का स्वागत तो कर दिया था, लेकिन सबके अंदर दर्द अभी भी वैसे के वैसे ही थे। तभी अरुणी देवी कहती है, चलिए सब नाश्ता कर लेते हैं। अरुणी देवी के कहते ही सब नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट सबको नाश्ता सर्व करने लगते हैं। सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। काव्या अपने ख्यालों को खोई हुई थोड़ा नाश्ता कर लेती है। सबका नाश्ता आधे घंटे में हो जाता है। अरुणी देवी एक सर्वेंट को बुलाती हुई पूछती है, आदि नाश्ता कर दिया? अरुणी देवी के सवाल पर सर्वेंट सर झुकाए कहते हैं, जी नहीं। अरुणी देवी कहती है, ठीक है आप जाइए। अरुणी देवी काव्या से कहती है, काव्या आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। काव्या हामी सिर हिलाते हुए कमरे में की तरफ बढ़ जाती है। काव्या के जाते ही सभी परिवार अर्जुन से मिलने के लिए घर से निकल जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में आदि अर्जुन के पास स्टूल में बैठा हुआ बिल्कुल शांत सा अर्जुन को देख रहा था। जितना वह शांत दिख रहा था उससे ज्यादा उसके अंदर दर्द और गुस्से में जगह बना ली थी। आदि अपने जज्बातों को इस कदर संभालता था कि उनका न कोई दर्द देख पाता और न ही परेशानी। आदि शांति से बैठा ही था कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। हाथ की स्पर्श से आदि पीछे मुड़कर देखता है तो सामने उसका पूरा परिवार खड़ा था।
उन्हें देखते ही आदि अपनी जगह से उठ जाता है। अरुणी देवी आदि को देखकर कहती है, आप घर जाकर नाश्ता कर लीजिए, हम सब यहाँ हैं अर्जुन के लिए। आदि जानना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी दादी की बात को टालना भी नहीं चाहता था, इसीलिए न चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाकर वह वहाँ से चला जाता है। काव्या अपने कमरे में बैठी वैसे ही सोच में पूरी तरह से डूबी हुई थी, तभी उसके दरवाजे का नोक होता है। लेकिन काव्या तो जैसे दुनिया में ही नहीं थी। 4-5 बार नोक करने के बाद भी जब काव्या को जवाब नहीं देती तो सर्वेंट उसे आवाज़ लगाती है। आवाज़ से जैसे काव्या अपनी ख्वाब से बाहर आती है, वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाजे पर सर्वेंट बहुत सारा बैग लेकर खड़ी थी। काव्या को देखती है, सर्वेंट सर झुकाए कहती है, मैम दादी ने आपके लिए ये सामान आपके कमरे में रखने के लिए कहा है। काव्या उसे बस देखती रहती है तो सर्वेंट आगे बोलती है, क्या मैं इसे अंदर रख दूं? काव्या बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर से बेड पर जाकर बैठ जाती है। सर्वेंट सारा सामान अंदर रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद आदि कमरे में आता है। आदि के आने की खबर काव्या को बिल्कुल नहीं थी, वह तो अपनी सोच में गुम थी। आदि कमरे में आते ही सारे सामान को देखता है और फिर बेड पर बैठी काव्या की तरफ देखता है। जैसे ही आदि की नजरें काव्या पर पड़ती हैं, उसकी नजरें ठहर सी जाती हैं। लाल रंग की साड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में आदि के नाम के सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में भर भर के चूड़ियां, कानों में छोटी साइज की इयररिंग, सब काव्या की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, नई नई शादी उसके चेहरे को निखार रही थी। कमी थी तो बस चेहरे पर मुस्कान की। आदि तो जैसे काव्या की सादगी में पूरी तरह से खो गया था। आदि की धड़कनों की आवाज़ पूरे कमरे में शोर कर रही थी। वह अपने दर्द तकलीफ को भूल काव्या की में बस खोए गया था। काव्या को जैसे ही कमरे में अपने अलावा किसी के होने का एहसास होता है, वह अपना सर उठाकर देखती है तो आदि को उसने देख रहा था। और फिर काव्या भी आदि की आंखों में पूरी तरह से डूब सी जाती है। दोनों की नजरें ऐसे मिलती हैं जैसे नदियों का पानी समुद्र में जा मिलता है। अब दोनों की धड़कनें उस कमरे में गूंजती हुई महसूस होती हैं। दोनों की नजरें काफी देर तक वैसे ही एक दूसरे में डूबी हुई थी। लेकिन इसी बीच आदि का फोन रिंग करता है। फोन की एक रिंग से दोनों की नजरें एक दूसरे से हट जाती हैं। आदि अपना फोन रिसीव करते हुए वॉशरूम में चला जाता है। काव्या अपने धड़कनों को संभालने में लगी हुई है। कुछ देर बाद आदि वॉशरूम से बाहर आता है और अपने कबर्ड में के पास जाकर अपने कपड़ों को एक साइड करने लगता है। काव्या उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी। कुछ ही देर में आदि कबर्ड में काफी हद तक जगह बना लेता है और इतना करते ही सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है। आदि के जाते ही काव्या पहले दरवाजे की तरफ देखती है, फिर कबर्ड की तरफ देखती है, जिसका दरवाजा अब भी खुला था। काव्या बेड से उठकर कबर्ड के पास आती है। कबर्ड का आधा हिस्सा खाली देखकर काव्या सामने रखी सामान को देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए वह सारा सामान अनपैक करके कबर्ड में रखने लगती है। आदि ने काव्या को कबर्ड में तो जगह दे दी था, लेकिन क्या वह कभी अपने दिल में जगह दे पाएगा, या फिर वह अपने दिल में काव्या को पहले ही जगह दे चुका है? ये तो आदि को ही पता था। काव्या सारा सामान रखे जैसे ही कबर्ड को बंद करने वाली थी कि तभी कबर्ड में से एक एल्बम नीचे गिरता है। काव्या नीचे झुककर उस एल्बम को उठाकर कबर्ड में रखने वाली थी कि लेकिन एल्बम को देखकर उसकी आंखें एल्बम को खोलकर देखने के लिए मजबूर सी करने लगी। वह एल्बम इतने अच्छे से सजाया हुआ था कि काव्या अंदर देखने के लिए बेताब सी हो जाती है। काव्या कुछ सोचते हुए कबर्ड को बंद करके एल्बम को लेकर बेड पर बैठ जाती है। एल्बम के पहले पेज पर ही हॉल की फोटो थी जिसमें सारे परिवार खुशी मनाते दिख रहा था, लेकिन आदि एक कोने में खड़ा अकेला ही बिल्कुल शांत सा था। दूसरे पन्ने में रक्षाबंधन मनाते हुए सब दिख रहे थे। ऐसे ही काव्या हर एक पन्ने को पलटते हुए हर एक एक करके सारे फोटो को बड़े गौर से देख रही थी। हर एक फोटो में सब मुस्कुराते हुए खुशियां मनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक आदि ही था जो बिल्कुल शांत, कभी बैठा था तो कभी खड़ा था। काव्या को हर एक फोटो में एक चेहरा परेशान किया जा रहा था। यह चेहरा उसकी शादी के दिन खून से लथपथ देखा हुआ था, जो कि अर्जुन का चेहरा था, जिसे काव्या बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। काव्या ऐसे से एल्बम के पलटते हुए देख रही थी कि तभी उसकी नजरें एक फोटो पर पड़ती हैं जिसमें कॉलेज के सारे स्टूडेंट अपनी रिजल्ट को पकड़े हुए थे। आदि फर्स्ट स्टेज पर था और बिल्कुल शांत सा बैठा था और उसके सामने प्रिंसिपल सर बैठे थे। प्रिंसिपल सर के दूसरी साइड पर लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो कोई और नहीं, खुद काव्या थी जो सेकंड स्टेज पर थी। अपने कवर्ड्स में जगह देने वाला आदि क्या काव्या को देगा अपने दिल में जगह? आखिर एक ही फोटो में काव्या और आदि कैसे थे? क्या दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। एल्बम को देखकर काव्या अपने कॉलेज के ख्वाबों में जैसे खोसी गई। एक क्लासरूम में एक बेंच पर दो लड़की बैठी थी। पहली लड़की अपनी पढ़ाई में इतनी गुम थी, दूसरी लड़की पहली लड़की को उसकी पढ़ाई के नशे से बाहर लाते हुए कहती है, काव्या, अरे काव्या सुनना। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, क्या है पप्पी? पिया पढ़ने देना। पिया उसे पीछे इशारा करते हुए कहती है, अरे देखना आज वो ब्लैक शर्ट में कितना हॉट लग रहा है। काव्या अपना ध्यान किताबों में फिर से डालते हुए कहती है, हाँ तो जाना उसी के पास और मुझे शांति से पढ़ने दे। पिया काव्या की किताबों को बंद करते हुए कहती है, अरे एक बार देख तो सही, जब से वह आया है सभी लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है। एक तो है जो किताबों के अंदर घुसी हुई है, अच्छा ना, आज तक तूने एक नजर उसे देखा तक नहीं। अपनी किताबों को बंद करने की वजह से काव्या पिया को घूरते हुए देखकर कहती है, क्या करूं मैं? उसे देखकर पिया के बहुत जिद करने पर काव्या मुंह बनाते हुए पीछे पलटकर देखती है। जैसे ही काव्या ने नजरें पीछे बैठी लड़की पर पड़ती हैं, उसकी नजरें वहीं ठहर सी जाती हैं। ब्लैक कलर की शर्ट कोरा रंग की तवचा पर उस लड़की पर बहुत जच रही थी। वह लड़का लास्ट बेंच पर बिल्कुल शांत सा बैठा किताबों में खोया हुआ था। काव्या की नजर तो जैसे उस पर ही हट ही नहीं रही थी। वह काफी देर तक उसकी नजरों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हुए उसे ही देख रही थी, लेकिन वह लड़का तो जैसे काव्या की नजरों से बिल्कुल अनजान अपनी किताबों की नजरें गड़ाए हुए था। लेकिन काव्या उसे और देर तक देख नहीं पाई क्योंकि पिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है, होए होए नजरें ही नहीं हट रही। पिया के ऐसे बोलते ही काव्या की नजरें उससे हटकर पिया की तरफ घूरते हुए देखने लगी। पिया अपनी चमकती आंखों से काव्या को देखते हुए कहती है, पसंद आया? काव्या किताबों में पिया के सर पर मारते हुए कहती है, अगर अभी तुमने मुझे फिर से पीछे देखने के लिए कहा ना तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगी। पिया काव्या की बात को इग्नोर करते हुए कहती है, काश आदित्य मेरा हो जाता। काव्या पिया को कंफ्यूजन से देखते हुए कहती है, अब ये आदित्य कौन है? पिया अपने सर पर मारते हुए कहती है, यहाँ ये लड़की है आदित्य सिंघानिया को कॉलेज का हर एक स्टूडेंट, क्या प्रिंसिपल का, क्या टीचर से लेकर जानवरों से को भी पता है। और एक तू है, किताबों से फुर्सत मिले तब तो तू कुछ दिखेगा। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, हाँ तो मैं उसे जानकर भी क्या करूंगी? शादी तो मुझे करनी नहीं है कि उसके
बायोडेटा जानूं। पिया मुंह बनाते हुए कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। काव्या अपने कॉलेज में इतनी खो सी गई थी कि उसे यह तक न पता चला कि कब दोपहर से शाम हो गई। इन सब याद उसके दिल में इस तरह बसी हुई थी कि उसे कभी भूल ना सकी। काव्या ये सब यादों में गुम ही थी कि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होते है। वो जैसे ही उस एहसास को देखने के मकसद से सामने देखती है तो वो पल की सकपका ना ही भूल जाती है, क्योंकि सामने आदि उसके मुस्कुराते हुए देख रहा था। काव्या की नजरें अपने ऊपर महसूस होते ही आदि मुस्कुराते हुए ही उसे और बढ़ते लगता है। काव्या एकटक बस उसे ही देखे जा रही थी। आदि को अपने पास आते हुए महसूस करते ही काव्या की धड़कनें बहुत तेज से शोर करने लगती हैं। काव्या अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। काव्या बिल्कुल पत्थर की मूरत के समान एक ही जगह में खड़ी हुई थी। अगर उसमें जान ना होती तो बिल्कुल पत्थर की मूरत ही कहलाती। आदि के होने से ही काव्या की धड़कनों में हलचल होने लगी, जिसे संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आदि कुछ कदम चलने के साथ काव्या को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। काव्या भी उसकी इस प्यार के लिए जैसे कब से तरस रही हो। वह भी उसका साथ देते हुए नजरों से नजरें मिला खड़ी हो जाती है। दोनों ने अभी ठीक से देखा भी नहीं कि तभी दरवाजा भाभी आवाज सुनते ही काव्या जैसे होश में आई। काव्या के सामने आदि का चेहरा नहीं बल्कि अनुराग का चेहरा था, जो कब से आवाज दे रहा था। अनुराग फिर से काव्या को आवाज देते हुए कहता है, भाभी। काव्या जब अब जैसे पूरी तरह से अपनी दुनिया में वापस आ गई। उसने जवाब दिया, हाँ। अनुराग कहता है, भाभी आप कहाँ खो गई? मैं आपको कब से आवाज दे रहा हूँ। काव्या अनुराग से नजरें चुराते हुए एल्बम को बंद करके कवर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं वो कुछ सोच रही थी तो ध्यान नहीं गया। इतना बोलते बोलते काव्या उस एल्बम को कवर में रख देती है। अनुराग उन सब बातों को छोड़ते हुए कहता है, खैर ये सब छोड़िए भाभी, दादी ने आपको नीचे बुलाया है। काव्या अनुराग को देखते हुए कहती है, ठीक है चलिए। काव्या के इतना बोलते ही अनुराग अपना एक हाथ बढ़ा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इस प्यारे से देवर को अपनी भाभी की सेवा करने की अनुमति दे सकती है? अनुराग की बात सुनकर काव्या पहले उसके हाथ को देखती है, फिर उसके चेहरे को, जो बिल्कुल मासूम सा था। काव्या मुस्कुराते हुए अपना हाथ अनुराग के हाथ में दे देती है। अनुराग काव्या के हाथ को पकड़कर कमरे से निकल जाता है। हॉल में सब कोई बैठे अपनी बातों में मस्त थे कि उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आवाज सुनाई दी थी, तो सब ऊपर की ओर देखते हैं। अनुराग काव्या का हाथ पकड़े हुए कुछ बातें करते हुए उतर रहा था। काव्या भी अनुराग के साथ बिल्कुल घुल मिल सी गई थी। काव्या अनुराग के साथ मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। काव्या को ऐसा मुस्कुराते हुए देखकर अरुणी देवी के दिल में भी बहुत सुकून सा मिल रहा था। नीचे पहुंचकर अनुराग काफी इज्जत के साथ काव्या को सोफे पर ऑफर करता है। काव्या उस पर बैठ जाती है। अब अनुराग थोड़ा झुककर कहता है, भाभी बोलिए आप क्या खाना पसंद करेंगी? काव्या को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सब कोई उसे ही देख रहा था। काव्या सबकी तरफ देखने लगती है। अनुराग काव्या को पीछे करते हुए सब कोई को देखकर कहता है, आप सब मेरी भाभी को नजर लगाना चाहते हैं? सभी लोग नाम में सिर हिला देते हैं। अनुराग फिर कहता है, तो फिर आप सब उन्हें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? इस बार सभी को समझ आ जाता है कि उन्हें फ्लो फ्लो में अपना सिर नाम हिला दिया। अरुणी देवी अनुराग का कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने? अनुराग अपना कान छुड़ाते हुए कहता है, दादी दर्द हो रहा है। उसे ऐसे नौटंकी करता देख अरुणी देवी उसका कान छोड़ देती है। अब सब अपने दर्द को भूलकर मुस्कुराने लगे थे। सर्वेंट सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आते हैं और सब बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। शाम का वक्त होते ये बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं। विशाखा जी काव्या को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है। काव्या चुपचाप विशाखा जी के साथ चली जाती है। कमरे में विशाखा जी काव्या को बेड पर बिठाकर खुद अलमारी में से एक संदूक निकालती है। वह संदूक दिखने में तो बहुत ही पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत साफ और खूबसूरत लग रहा था। विशाखा जी काव्या के पास बैठते हुए उस संदूक को खोलती है और उस संदूक में से बहुत ही खूबसूरत कंगन होते हैं। विशाखा जी कंगन को निकालकर काव्या के हाथ लेकर पहनाते हुए कहती है, ये कंगन मैंने आदित्य की पत्नी के लिए काफी वक्त से रखा था, आज वो वक्त खत्म हो गया। वैसे तो मैंने आपके लिए एक कंगन निकाला था जो अर्जुन। इतना बोलते ही विशाखा रुक सी जाती है। काव्या काफी देर तक विशाखा जी को देखने जा रही थी। अर्जुन ये एक ऐसा नाम था जो काव्या का होने वाला था, लेकिन काव्या को अब भी बिल्कुल नहीं पता कि आखिर अर्जुन है कौन। उस वक्त जब काव्या अर्जुन को होने वाली थी, उस वक्त तो काव्या अपने होश में ही नहीं थी, तो आखिर उसे कैसे पता चलता कि अर्जुन उसका होने वाला पति था? विशाखा बात को बदलते हुए आगे कहती है, खैर छोड़िए ये सब। इतना बोलते ही विशाखा काव्या के दोनों हाथों में अपने हाथों में ले लेती है और कहती है, हमें पता है ये शादी हर शादी की तरह नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश जरूर करिएगा। मेरे आदित्य को अपनाने की कोशिश जरूर करिएगा। विशाखा जी फिर से काव्या को देखते हुए कहती है, काव्या आप मेरी बात को मानोगी ना कि मैं आपकी माँ जैसी हूँ? क्या आप अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? माँ शब्द सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विशाखा जी काव्या के आंसू को पोंछते हुए गले लगा लेती है और कहती है, ऐसे आंसू नहीं बहाया करते, ये बहुत अनमोल होते हैं। काव्या बच्चों की तरह विशाखा जी से लिपट कर कहती है, माँ क्या मैं आपको सच में माँ बुला सकती हूँ? विशाखा जी काव्या के सिर को सहलाते हुए कहती है, हाँ बेटा। इस वक्त दोनों इस तरह लग रहे थे जैसे काफी वक्त से माँ बेटी एक दूसरे से नहीं मिले हो। आज काव्या को माँ की ममता मिल गई थी, जिसके लिए वह कब से तरस रही थी, और विशाखा जी को एक बेटी मिल गई थी। काफी वक्त तक एक दूसरे के गले मिलने के बाद दोनों अलग होते हैं। विशाखा जी काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहती है, माँ होने के नाते अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? काव्या विशाखा जी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, माँ कभी इजाजत नहीं मांगती। काव्या की बात सुनकर विशाखा जी थोड़ी मुस्कुरा देती है और फिर कहती है, आप वादा कीजिए कि आप कभी भी आदित्य का साथ नहीं छोड़ोगी। विशाखा जी की बात सुनकर काव्या बिल्कुल चुप सी हो जाती है। काव्या का ऐसा चुप होना विशाखा जी के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी सा हो गया था। अब उन्हें काव्या के जवाब का इस कदर इंतजार था जैसे पूरी दुनिया रोज सवेरे होने का इंतजार करती है। क्या आदि को था कॉलेज टाइम से काव्या से प्यार? क्या काव्या विशाखा जी से आदि के साथ रिश्ता निभाने का वादा कर पाएगी? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें इस स्टोरी के बारे में राय जरूर देना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।